कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बच्चों को खेल कूद की आवश्यकता, जो टीचिंग मेथडोलॉजी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को खेल कूद की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों उन्हें खेलना चाहिए, उससे रिलेटेड यह टॉपिक है। और यहाँ से निश्चित तौर पे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो के लास्ट में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न यहाँ पे आपको करवाऊँगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा समग्र जो तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। कंपटीशन हब ऐप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जा कर के भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपके पास टाइम का ज़रूर अभी अभाव है, कम ही टाइम आपको मिलेंगे तैयारी के, लेकिन इतना टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हैं। भरोसा रखें सबसे पहले। और सारे टॉपिक जो भी आपके जीके जीएस हैं, बिहार स्पेशल हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, सारे करवाए जा रहे हैं। साथ साथ आपके 25 टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों को खेल कूद की आवश्यकता। तो हम लोग भी बचपन से होकर के गुजरे हैं और हम लोग अनुभव करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है खेल कूद। ठीक है, तो खेल बच्चों के लिए क्या है कि केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं होता, बल्कि उनके लिए समन्वित विकास, जो कि उसके शारीरिक जो वृद्धि के लिए है। देखिए, जब बच्चा खेलता है तो एक प्रकार का वो एक्सरसाइज कर लेता है, जिससे क्या हो, उसका शारीरिक विकास भी होता है। अगर कोई किसी प्रकार का उसे मानसिक रूप से परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो वो भी उससे दूर हो जाता है। तो मानसिक संवेदनात्मक विकास भी उसका ज़रूरी होता है। नैतिकता भी वो सीख लेता है, सामाजिक विकास के लिए भी, और सामाजिकता भी खेल में सीख लेता है। क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के साथ खेलता है, तो किस प्रकार से समाज में लोग मिलजुल करके काम करते हैं, तो वो गुण उसमें खेल के दौरान ही विकसित हो जाती है। तो ये सभी विकास के लिए आवश्यक होता है। और खेल कूद के द्वारा बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं, क्योंकि उस काम को करने में उनको ज़्यादा मन लगता है। और उससे क्या होता है कि जब वो खेलते हैं तो उनका फिजिकल एक्टिविटी होता है और वह स्वस्थ रहते हैं। किसी काम को करने में उनका मन लग जाता है। पढ़ने लिखने में भी जब उन्हें मन नहीं लगता है तो वो घर से बाहर जाकर अपने साथियों के साथ खेलने लगते हैं, आप देखते होंगे। और इससे वे अपनी थकान भी भूल जाते हैं। जब बच्चा खेलेगा तो वो थकावट महसूस नहीं करेगा और वह हमेशा ताजगी अनुभव करता है। और फिर कुछ देर के बाद जब घूम फिर करके वो स्वाभाविक रूप से घर पे आता है तो पठन पाठन का कार्य भी वो अच्छा करेगा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी खेलना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चे चूँकि स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें घर या विद्यालय की जो कठोर चारदीवारी होती है, या माता पिता या शिक्षक की आंखों से जब भी वो ओझल होते हैं या अलग जाते हैं, तो वो भाग निकलते हैं और अपने साथियों के साथ खेलने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों में ऊर्जा शक्ति अधिक रहता है। और खेल बच्चों के माध्यम से, यानी अगर बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए तो भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन संबंधित बहुत सी बातों को वो आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों को अब क्या है कि खेल खेल में सिखाने का प्रयास किया जाता है। और छोटे बच्चों को अधिगम देने, यानी लर्निंग सिखाने के लिए खेल का सहारा लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे मोंटेसरी हैं, फ्रोवेल हैं, उन्होंने ये सब सिद्धांत भी दिया है। बच्चे खेल के मैदान में बहुत से नैतिक सामाजिक गुणों का भी विकास कर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे भाईचारा, चूँकि एक साथ मिल करके खेलते हैं, जो एक टीम बना करके खेलते हैं, तो उसमें जो भी खिलाड़ी होते हैं तो आपस में भाईचारा ज़रूर बनाते हैं। फिर उनके अपने टीम के प्रति लगाव बन जाता है, उन साथियों के प्रति मेल जोल बढ़ जाता है, और उनके अंदर एक सेवा और परोपकार की भावना भी देखने को मिलती है जब वह कंबाइंड रूप से, सामूहिक रूप से खेलते हैं। उसके बाद खेल के अपने नियम होते हैं, तो उससे उनमें अनुशासन, डिसिप्लिन का भी विकास होता है। ठीक है, मोंटेसरी, फ्रोवेल आदि शिक्षाविदों ने भी कहा है कि बच्चे के स्वस्थ विकास एवं मनोरंजन की दृष्टि से आधुनिक शिक्षण प्रणाली में खेल को अधिक महत्व दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और बच्चे खेल खेल में बहुत ज़्यादा चीज़ सीखते हैं।
हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी अभी प्ले स्कूल की बात की जा रही है। जैसे आपका जैसे 5+3+3+4 करके, तो 5 ईयर जो है उसको प्ले स्कूल में ही रखने की बात है। यानी आपका जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसका एडमिशन जो होगा वो आंगनबाड़ी के अंदर, और उसमें बहुत ज़्यादा सामग्री दिए जाएंगे प्ले से रिलेटेड, खेलने से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारी शिक्षा नीति में भी छात्रों के लिए खेल के महत्व को दिया गया है। परंपरागत शिक्षण विधियों में खेल को विद्यालय पाठ्यक्रम में बाह्य क्रियाशीलन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वे बच्चों के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि विषयों के ज्ञानार्जन पर। किंतु पहले का क्या था कि शिक्षा पाठ्यक्रम में क्या था कि ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस किया जाता था, लेकिन अभी जो नया शिक्षा नीति है उसके तहत क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और पाठ्यक्रम से कहीं ज़्यादा खेल कूद करके, सहगामी क्रियाशील करके ही बच्चों को सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए प्रत्येक वर्ग के लिए दैनिक कार्यक्रमों में भी आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल में भी खेल कूद की घंटी दी जाती है स्पेशली, और उस समय बच्चों को खेल कूद के बहुत सारी सामग्री भी आप देखेंगे कि विद्यालय स्तर पर दिए गए हैं, और बिहार में भी दिए गए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे खेल करवाने का जो है ऊपर से ही आदेश है। और यहाँ तक कि अगर आप शनिवार को देखिए तो बैग फ्री डे उस दिन होता है। आप बच्चे बैग लेके आते भी नहीं, किताब कॉपी लाना भी नहीं है, उस दिन खेल खेल में ही सीखने की बात होती है, ठीक है। तो अपने आप में इसका महत्व कितना है वो आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में ने भी जो है खेल कूद के महत्व को देखते हुए सैटरडे के दिन किताब को लाना वर्जित कर रखा है, कि मतलब किताब नहीं लाना है बच्चों को, खेल कूद में ही सीखने की बात की जाती है उस दिन, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से बच्चों के लिए खेल कूद की आवश्यकता है। बच्चे खेल कूद में बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि उनके मस्तिष्क में जो बदलाव होता है वह जल्दी विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद उनके बुद्धिमत्ता में जब खेलते हैं तो वो अपना दिमाग लगाते हैं, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलती है। फिर रचनात्मक जो एक्टिविटी है तरह तरह की रचना करने की, वो भी उनमें गुण देखा गया है कि जो बच्चे खेलते हैं तो उसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति ज़्यादा दिखता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद जब खेल खेल में जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उससे उनकी गणित और भाषा का भी सुधार हो जाता है, क्योंकि वो काउंट करते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं। जैसे क्रिकेट खेले तो रन बनेगा तो उसको काउंट करेंगे, या फिर कोई भी गेम करेंगे तो अंक का तो उनको ज़रूरत पड़ेगा ही, तो उससे भी वो सीख लेते हैं, भाषा का भी वो ज्ञान सीख लेते हैं। उसके बाद आवेग नियंत्रण एवं भावनात्मक विनिमय। देखिए क्या होता है कि खेल में कई बार हार जीत होता है तो उसमें क्रोध हुआ, गुस्सा होना, लड़ाई झगड़ा, इन सब बात पे भी वो कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद सामाजिकता, तो आपस में जब टीम बना करके खेलते हैं बच्चे तो उससे क्या होता है कि एक सामाजिकता का विकास होता है बच्चे के अंदर, दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जो है वो कार्यकुशलता का विकास होता है। उसके बाद शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, जब बच्चा फिजिकल करेगा तो स्वाभाविक है कि उसका स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब बच्चा दौड़ता है खेल के दौरान, जब फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छे होते ही हैं, साथ साथ अगर मनोविकार से ग्रसित बच्चा है, कोई भी मानसिक या घरेलू हिंसा का शिकार है या कुछ भी तरह का परेशानी है तो वो भी उस समय भूल जाता है और मानसिक रूप से भी उसका विकास होता है, ठीक है। उसके बाद जीवन का सबक सीखने का अवसर, तो जीवन में जो हर एक तरह की समस्याएं आएगी भविष्य में, तो खेल के दौरान भी जीत हार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है खेल के दौरान, तो उससे बच्चे अवगत होते होते जीवन के भी सबक सीख लेते हैं कि जीवन में भी उस तरह का जब उतार चढ़ाव आता है तो उनके अंदर झेलने की कैपेसिटी बन जाती है, ठीक है, क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद जो साथियों के साथ जो खेलते हैं, टीम बनाते हैं, तो उनमें आपस में जो मजबूत संबंध का एक आधार बन जाता है। और आप देखेंगे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो जो दोस्त हैं साथ में खेलते हैं तो वो आगे चल कर के अच्छे मजबूत दोस्त भी बन जाते हैं और पूरा जीवन में एक दूसरे का मदद भी करते हैं। तो इस तरीक़ा से आप देखेंगे कि खेल के बहुत फ़ायदे हैं, और ख़ास करके बच्चों को खेल खेल में सिखाने से बच्चा जल्दी सीखते भी हैं और उनका मस्तिष्क का भी जो लेवल है, IQ लेवल भी बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। तो ये सब फायदे हैं। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा जो कि आप बाद में जाकर के उसको ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है खेलकूद के महत्व से रिलेटेड वो क्या क्या पूछे गए हैं वो देखिए, ठीक है। जैसे मोंटेसरी ने डायडैक्टिक उपकरणों का निर्माण किया था, तो किससे किया था? तो उसने जो किया था डायडैक्टिक यानी बच्चे को खेलने का एक उपकरण बनाया था, डायडैक्टिक उपकरण, उसका निर्माण क्या चीज़ से किया था? तो ये पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है। तो याद रखना है आपको, तो लकड़ी के नलिया इसका भी प्रयोग किया था, लकड़ी के फन का भी प्रयोग किया था, और धातु एवं लकड़ी के ज्यामितीय आकृतियों का भी प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका भी किया, इसका भी और इसका भी किया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। बीपीएससी आपको 5 ऑप्शन देगा, चौथा ऑप्शन होगा एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो ये अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह प्रश्न बनाने का। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बालक ही ईश्वर है, इसका शिक्षालय ही मंदिर है और बच्चे ही सत्व शक्ति ही मंदिर के अधिष्ठात्री देवी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है तो क्या है, फिर से एक बार देखिए, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बालक ही ईश्वर है, इसका शिक्षालय ही मंदिर है और बच्चे की स्वत्व शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। तो यह कथन जो है बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं मोंटेसरी, उनका कथन है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डायडैक्टिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है बालकों के प्रतिबंधात्मक खेल के लिए, सही है। बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षा के लिए, ये भी सही है। बालकों के मनोरंजन के लिए, तो इसका आंसर आप मार सकते हैं एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फ्रोबेल और मोंटेसरी के शिक्षा सिद्धांतों में समरूपता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि समरूपता क्या है, तो खेलकूद का महत्व, बालकों के व्यक्तित्व का सम्मान, बिल्कुल सही। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, बिल्कुल सही। बालकों के स्वास्थ्य, बालकों के लिए क्या है? स्वस्थ वातावरण, ये तीनों। तो ये तीनों जो फ्रोबेल और मोंटेसरी का सिद्धांत मेन रूप से इसी पे कार्य है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। मोंटेसरी शिक्षण पद्धति में सामाजिक विकास की प्रत्याशा फ्रोबेल की तुलना में की जाती है। तो मोंटेसरी शिक्षण पद्धति में सामाजिक विकास की प्रत्याशा फ्रोबेल की तुलना में अपेक्षाकृत क्या की जाती है? कम की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फ्रोबेल ने खेल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन बताए हैं। तो देखिए फ्रोबेल ने क्या बताया है? बागवानी, प्रकृति अध्ययन, मिट्टी के मॉडल, तो एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रोबेल ने बागवानी को भी बताया है, प्रकृति के साथ अध्ययन से भी जुड़ा हुआ बताया है, और मिट्टी से बने हुए खिलौने या मिट्टी के मॉडल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को लेकर फ्रोबेल का आविष्कार है। तो ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं उसके प्रशिक्षण को लेकर के प्रबोधक यंत्र, बाल गीत, एक से अधिक। तो उपहार मेन रूप से यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर है। डायडैक्टिक ऑपरेटर्स अपेक्षाकृत महंगे साधन होते हैं, सस्ते साधन कम महंगे, तो ये महंगे ही साधन होते हैं, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि मोंटेसरी का सर्वाधिक प्रचलन हुआ क्योंकि यह सरल सिद्धांतों पर आधारित, नाम से आकर्षक नहीं, भारत भूमि के विकसित अनुमान नहीं, सरल सिद्धांतों पर आधारित था, इसलिए मोंटेसरी का सर्वाधिक प्रचलन क्यों हुआ? क्योंकि वो उनका सिद्धांत सरल सिद्धांतों पर आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, खेल एवं कार्य में विभेद पाया जाता है उद्देश्यों के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, कल्पना शक्ति के आधार पर। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट हो जाएगा, खेल और कार्य में जो उद्देश्य का भी अंतर होता है, स्वतंत्रता का आधार का भी अंतर होता है, और कल्पना के शक्ति के आधार का भी अंतर होता है। खेल की कल्पना अलग होती है और कार्य की कल्पना अलग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। खेल संबंधी सिद्धांत है 5, 3, 4, एक से अधिक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 5। खेल संबंधी सिद्धांत कितने हैं? तो 5 हैं। अब है नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति अधिकता सिद्धांत है। तो शक्ति अधिकता सिद्धांत का मतलब हुआ कि अवशेष ऊर्जा के सिद्धांत पे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जब अवशेष ऊर्जा होता है शरीर में तो वो शक्ति अधिकता का सिद्धांत पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादन किया था। तो क्या चीज़ का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति अधिकता का सिद्धांत, ठीक है। तो शक्ति अधिकता का सिद्धांत, और बच्चों में बहुत ज़्यादा रहता है शक्ति अधिकता, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको प्रतिपादन किया था। खेल अपव्यय ऊर्जा के अक्षुण्ण स्रोत कहे जाते हैं, किसके द्वारा? तो ये कहा गया है किसके द्वारा? तो लेजारस के द्वारा, याद रखेंगे। किसने कहा है खेल अपव्यय ऊर्जा के अक्षुण्ण स्रोत कहे जाते हैं? तो लेजारस ने कहा है। खेल का
जो रोचक सिद्धांत बताता है, ठीक है। तो खेल संवेगात्मक विकृतियों का शोधन करते, बिल्कुल करते हैं। खेल कुंठाओं से भी मुक्त करता। अगर आप किसी कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कुंठित है तो खेल में आपका ये विकार दूर हो जाता है। खेल व्यवहार को परिमार्जित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वानुभूति सिद्धांत की मान्यता है। देखिए क्या होता है कि पूर्वानुभूति सिद्धांत हो गया कि बालक जब खेलता है तो उस खेल के दौरान वो भावी जीवन, जो आने वाला जीवन है, उसके झलक को वो देता है, ठीक है। तो पूर्वानुभूति सिद्धांत क्या है? बालक खेलों में अपने भावी जीवन की अनुभूति या जीवन को झलक देखता है, ठीक है। उसके बाद कार्ल गुरुथ ने जन्म दिया। तो कार्ल गुरुथ ने पूर्वानुमान सिद्धांत को जन्म दिया है, ठीक है। पूर्वानुभूति सिद्धांत को जन्म दिया है। कार्ल गुरुथ ने कौन सा सिद्धांत दिया है? पूर्वानुभूति सिद्धांत को जन्म दिया है। खेल बालक की कैसी प्रवृत्ति का द्योतक? संरचनात्मक, सृजनात्मक, मनोरंजन। तो ये सभी है 1 से अधिक, ठीक है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रवृत्ति उन्हें खेल खेलने में प्रवृत्त करती है? बालक सुलभता, बालक चपलता, बालकों की स्वाभाविक। तो ये बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही उनके अंदर एक खेलने की प्रवृत्ति होती है। खेल के अंदर निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं: रचनात्मक, स्वतंत्रता, आनंद की प्राप्ति। तो बिल्कुल ये सभी खेल के अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका बालकों की शिक्षा पद्धति में अपना लिया गया आगमन निगमन पद्धति को, बाल प्रेम पद्धति को, बालकों के खेल पद्धति को, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालकों के खेल पद्धति को। बालकों की शिक्षा पद्धति ने अपना लिया है किसको? तो बालकों के खेल पद्धति को, यानी बालकों को खेल खेल में सिखाने की पद्धति प्रचलित हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पद्धति को मान्यता मिल चुका है। खेल आधारित शिक्षण पद्धतियां प्रमुख रूप से योगदान किन है बाल केंद्रित प्रवृत्ति का? तो बिल्कुल बाल केंद्रित प्रवृत्ति का। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं, विद्यालय केंद्रित बिल्कुल नहीं। ये किसकी प्रवृत्ति है? तो बाल केंद्रित प्रवृत्ति ही है। अब आ जाइए 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक खेल की विशेषता नहीं है? खेल बालकों को जन्मजात प्रवृत्ति है, ये भी है। खेल एक आनंददायक प्रवृत्ति, ये भी सही है। खेल दमनात्मक प्रवृत्ति, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी पूछ रहा है कि कौन विशेषता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि खेल दमनात्मक प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया। खेलों का प्रायः संबंध होता है यथार्थ जगत से, काल्पनिक जगत से। तो ये दोनों से होता है, मनोरंजन से भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, ठीक है। तो खेलों का प्राय संबंध होता है आपका यथार्थ जगत से, काल्पनिक जगत से, मनोरंजन से भी, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक। उसके बाद लेजारस महोदय ने किस खेल सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो याद रखेंगे तो पुनर्रचनात्मक सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेजारस महोदय ने किस खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो पुनर्रचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बालक का हृदय खेलने में ऐसे रम जाता है जैसे कि किसी अन्य कार्य में नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसमें वह खोए हुए स्वर की तलाश करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका, यह कथन जो है स्टैनले हॉल का है। किसका है? स्टैनले हॉल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। खेलों का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्व नहीं है? खेल बालकों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करते हैं, सही है। खेल बालकों का सामाजिक विकास करते हैं, ये भी सही है। खेल बालकों की अध्ययन आदतों को बर्बाद, बिल्कुल ये गलत है। खेल से बच्चे को अध्ययन आदतों का बर्बाद नहीं करता है, इसीलिए कौन सही नहीं है, मतलब महत्व नहीं है, तो ये आपका महत्व नहीं है, ठीक है। अब आज ये स्वस्थ जो मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, इस संदर्भ में खेलों का महत्व क्या है? शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिकता के विकास में, तो ये सभी में, ठीक है। तो आंसर आपको हमने शुरू में ही थ्योरी में बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालकों को घर से बाहर रखते हैं, बिल्कुल ये नहीं है लाभ। बालकों को विद्यालय खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं। अवकाश काल में उत्तम उपयोग प्रोन्नत करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अवकाश काल में क्या करते हैं? उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं, चलिए हो गया। 29 ही प्रश्न थे इसमें। नीचे में जो भी मैं PDF देता हूं आपके जो भी ऐप में, वो नीचे में आपका आंसर होता है, तो आप देख सकते हैं कि आंसर में क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं और BPSC किस प्रकार से 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं में से भी आपको फंसा सकता है। इसीलिए आप लोग जो है पूरा अच्छे से वीडियो को देखिए
और समझने का प्रयास कीजिए। साथ साथ आप खुद भी जो ऑनलाइन टेस्ट अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे जा करके आप टेस्ट लगाइए, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और साथ ही आप ज़रूर कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स ज्वाइन करने से आपको सारा PDF, टेस्ट सीरीज और आपके जो भी सिलेबस होंगे मैं वो सारा करवाऊंगा आपके। ये नहीं है कि सिलेबस बदल गया तो मैं नहीं करवाऊंगा, जो भी अभी जो अनुमानित है और जो आगे चल करके होगा वो दोनों सिलेबस आपको कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। तो इसीलिए आप भरोसा करें और क्लास से जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपका बेहतरीन तैयारी हो जाए। और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लग रहा है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, उतने पूरे कॉस्ट में पूरे ऑल इंडिया में कोई नहीं आपको इतना बड़ा सिलेबस करवाएगा, इस बात की फुल गारंटी है। ठीक है, ठगने वाले बहुत होंगे लेकिन कंटेंट और क्वालिटी वो आपको नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप समय के महत्व को समझें। ठीक है, और एक बार अगर आप अच्छा टीचर बन जाते हैं BPSC के द्वारा, तब आपका लाइफ जो है अन्य जो शिक्षक अभी हैं नियोजित शिक्षक उनसे बहुत ही बेहतर होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इस पे आप लोग ध्यान से सोचें और जो है समझदारी का यहाँ पे परिचय दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।